नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कामारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है, लेकिन जिसने शर्म बेच दी हो या जो शर्म की परवाह ना करता हो, उसके लिए फिर शर्म और यश अपयश सब मायने नहीं रखते हैं। एक वो समय था जब भारत पूरी दुनिया में ये तय करता था कि हम किस तरफ हैं। हमारा एक निर्गुट पॉलिसी होती थी। हमारा रसिया के साथ जितने अच्छे संबंध थे उतने ही अच्छे संबंध अमेरिका के साथ होते थे, उतने ही दूसरे देशों के साथ होते थे। लेकिन 2014 में देश में एक ऐसे महामानव आए जिनकी 56 इंच की छाती थी और आंखें लाल थी। उस महामानव ने 2026 आते आते भारत को इस पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है कि जब दो देशों का आपस में युद्ध हो तो भारतीय टेरिटरी में एक देश का, मेहमान देश का जहाज़ डुबो दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए और हम खामोश बैठे रहें। इतना ही नहीं, आज अमेरिका भारत की पॉलिसीज़ तय कर रहा है और अमेरिका भारत को ये बता रहा है कि आप तेल कहाँ से खरीदेंगे, आप गैस कहाँ से खरीदेंगे। और ईरान और अमेरिका के युद्ध में आज ही अमेरिका के विदेश मंत्री ने ये बताया है पूरी दुनिया को कि भारत को उन्होंने 30 दिन की मोहलत दी है रसिया से तेल खरीदने की। मोदी जी ने इस देश को कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है, अब आप लोग देखिए। गिरने की कहते हैं कोई सीमा नहीं होती और हमें कितना इस देश को जलील होना है मोदी जी के नेतृत्व में, ये तो भगवान जानता है। लेकिन इतना तय है कि राष्ट्रीय राजनीति से अलग अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो आज भारत मोदी जी की अगुवाई में कहीं भी नहीं है। हमारी कोई हैसियत अमेरिका ने कहीं छोड़ी नहीं है। आप इस पे क्या सोचते हैं, ज़रूर अपने विचार साझा करना दोस्तों, क्योंकि मिलजुल कर ही कोई समाधान या बातचीत हो सकती है। त्यागी जी, हम कहाँ आ गए हैं मोदी जी की अगुवाई में, क्योंकि मोदी जी केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम सब के भी प्रधानमंत्री हैं वो। और जब अमेरिका का विदेश मंत्री ये ट्वीट करता है, ये बताता है दुनिया को कि हमने भारत को तेल खरीदने की मोहलत दी है 30 दिन की रसिया से, तो क्या भारत की पॉलिसीज़ अब, जैसा राहुल गांधी कहते हैं संसद में कि मोदी जी को चौक लगा दिया है और भारत को के हितों को बेच दिया है उन्होंने, तो काफ़ी हद तक ये बात सच साबित होती है और ये एक बहुत ही शर्म का विषय है। देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड हैं, प्रधानमंत्री इज कंप्रोमाइज्ड। और उसके बाद, उससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी थीं जिस आधार पर उन्होंने कहा था, और अब बार बार उस चीज़ को पुख्ता किया जा रहा है कि वो वास्तव में ही कंप्रोमाइज्ड हैं। जहाँ तक आपने तुलना की है अतीत से वर्तमान की, तो बहुत बड़ा बदलाव आ गया, और बदलाव ये सब नेगेटिव है, नकारात्मक है। इसलिए इस बदलाव पे हम खुश तो हो नहीं सकते। कम से कम भारत जब गरीब था तो भारत की इज्जत थी। यानी जब हम दूसरों की तरफ जरूरतों के लिए तब भी हमारा एक आत्मस्वाभिमान था। देखिए, हमारे अधनंगे फकीर को इंग्लैंड में महात्मा गांधी को गोलमेज सम्मेलन में गए तो तमाम अंग्रेज सड़कों पर बाहर निकल के देखने आए। गांधी के प्रति इतना सम्मान था उनके मन में, जबकि गांधी क्या थे? गांधी कोई बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं थे उस समय, कोई बड़े ताकतवर इंसान नहीं थे, लेकिन उनके पास में मॉरल की ताकत थी, नैतिकता की ताकत थी। और गांधी वो भाषा बोल रहे थे जो यीशु मसीह बोल रहे थे। तो अंग्रेज़ों को लगा कि एक ईसा मसीह के बाद अगर कोई व्यक्ति है तो गांधी है। तो इस देश को सभ्यता के विकास क्रम में तो जब जब सम्मान मिला वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम आधुनिक भारत में देखें तो महात्मा गांधी के बाद से पूरी दुनिया ने जो हमें सम्मान देना शुरू किया, और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति ने, तो इन दोनों का मिक्सचर नेहरू और गांधी का ऐसा था कि दुनिया भर के लोग, जिसमें आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट शामिल थे और बहुत बड़ी बड़ी तोप साहित्य की, आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, बड़े बड़े स्टेट्समैन, वो हमारे इन दोनों नेताओं का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। और इस सम्मान का आधार समृद्धि नहीं था। क्या था?
एक वैल्यू सिस्टम था जिनके लिए भारत खड़ा होता था, एक नैतिकता थी जिसकी चारों तरफ डंका बजता था भारतीय नैतिकता का। लेकिन आज डंका किन्हीं और कारणों को लेके बज रहा है डंका, लेकिन हमें बार बार अपमानित किया जा रहा है। अमेरिका या ट्रंप एक व्यक्ति के रूप में नरेंद्र मोदी जी को भी अपमानित कर रहे हैं बार बार, और उस नाते वो पूरे देश की भी बार बार अवमानना कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए महत्व रखती हैं जो लोक लाज को, शर्म को मानता हो। हमारे यहाँ कहावत ये भी है कि जिसकी गई शर्म उसके फूटे कर्म। अब इसका बड़ा नेगेटिव सा अर्थ है, मतलब जैसे ये ऐसा है कि वहाँ मैंने खाना खा सकता था लेकिन मैंने शर्म आ गई, मैंने खाया नहीं, तो लोग कहते हैं कि भी इसके तो कर्म ही फूटे हुए। तो ये वाला माहौल हमने बना लिया कि हमारे हितों की साधना होनी चाहिए, इज्जत बेइज्जती तो आने जाने वाली चीज़ है। लेटेस्ट जो उदाहरण हुआ है ये कि उन्होंने हमें अनुमति दी है कि 30 दिन तक आप तेल ले सकते हैं। नहीं, अब अगर रशिया तेल बेचने से हमें मना कर दे तो कायदे से कर ही देना चाहिए, कर देना चाहिए था उसको। लेकिन आज भी रूस के लोग जो हैं, अपनी जो हमारी पारंपरिक मित्रता रही है, जो पुश्तैनी हमारी दोस्ती रही है, टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप, उसका लिहाज करते हैं, उसका वो कहीं लिहाज कर रहे हैं। और बड़ा मानवीय दृष्टिकोण है, वो मना कर सकते थे। और लेकिन ये देखिए कि उन्होंने किस भाषा का इस्तेमाल वहाँ किया कि हमने उनको ये छूट दे दी है, अनुमति दे दी है, और सरकार की बेशर्मी देखे कि वो इसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। वो अब इस छूट में या अनुमति में उलझे हुए। गोदी मीडिया तो कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक हो गया जी वहाँ पे। देखिए वो तो मास्टर स्ट्रोक है, उनकी शर्म तो सबसे पहले गई है, वो तो किसी लायक ही नहीं है। मुझे तो ताज्जुब आता है कि ये जो एंकर वहाँ भाषण करते हैं ये अपने मोहल्लों में वापस कैसे जाते हैं शाम को ड्यूटी करने के बाद में। इनको वो निगाहें देखनी, इनको नहीं लगता कि कुछ लोग तुम्हें देख रहे होंगे, कुछ निगाहें तुम्हारा पीछा कर रही होंगी, तुम्हें देख रही होंगी कि तुम्हारी करतूतें इस तरीके निर्लज्ज लोग हैं। विपक्ष के प्रवक्ता आके इनको भड़वागिरी तक के शब्द इनके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन पर कोई असर है नहीं। चूँकि जो जिसको सबसे ज़्यादा शर्म का या बेशर्मी का एहसास होना चाहिए उसे ही नहीं है, तो इनको क्या है। अभी आपने देखा होगा कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, मैंने शायद पहले जिक्र किया था, म्यूनिक के सम्मेलन में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री बैठे हुए हैं, और वो वहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा जो एक वेस्टर्न डोमिनेंस ख़त्म हुई थी, और हमने वो इसलिए हुई कि हमने औपनिवेशिक शासन ख़त्म कर दी थी, उसको हमें फिर से कायम करना है। आप मान सकते हैं कि गांधी और नेहरू के देश का विदेश मंत्री चुप बैठा रहे इस बात पे, जहां जिस चीज़ के लिए आपने 200 साल आज़ादी की लड़ाई लड़ी उन पर प्रहार कर रहा है अमेरिकन विदेश मंत्री, और आप शांत बैठे हुए हैं। तो इनको शर्म कहीं नहीं है। अब वो जैसे श्रीलंका की क्षेत्र में जो नेवी का हमारा, वो तो हमारे मेहमान थे, हमने उनका कुछ नहीं, मतलब ऐसे एक नहीं अनगिनत उदाहरण आपको मिलेंगे जब भारत को उन्होंने शर्मिंदा किया, हमारे प्रधानमंत्री को गाली दी, तमाम तरह के वो बार बार आरोप लगा रहे हैं। कह रहा है वो तो कि मैं इनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूँ। हाँ, डंके की चोट पे कह रहा है। और ये यहाँ पे खुश होते हैं कि साहब उन्होंने मुझे ग्रेट फ्रेंड कह दिया, ये कह दिया। भैया ये शब्द तो तुमसे ज़्यादा अच्छे शब्द तो उन्होंने पाकिस्तान का जो सेनाध्यक्ष है उसके लिए इस्तेमाल कर रखे हैं। यानी तुम्हें तो उस वहाँ भी उस सेनाध्यक्ष को ज़्यादा स्थान महत्व दिया उन्होंने। इज़ ए ग्रेट मैन। तो ग्रेट मैन जब वो मोदी को कहते हैं तो उस समय एक्चुअल में वो इनको अपमानित ही कर रहे होते हैं। चूँकि उस आदमी की भाषा देखिए ट्रंप की, वो तो कहता अमेरिका आर्थिक सबसे बड़ी शक्ति है, मिलिट्री हमारी पावर सबसे बड़ी है। वो इतना बड़ बोला है, इतना बड़ बोला है कि वो जैसे मोदी जी फ्रेम में किसी दूसरे आदमी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं कर सकता, चूँकि दोनों लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। ये कहने में मुझे तो कोई हेजिटेशन है नहीं, क्योंकि जब आदमी शर्म की अनुभूति उसको ना, जिस बात पे शर्मिंदा होना चाहिए, अगर वो नहीं हो रहा तो आप क्या कहोगे उसको? लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना। तो ये तो बार बार उस राष्ट्र को अपमानित करवा रहे हैं जिसका एक स्थान सभ्यता के विकास क्रम में भी रहा है। तो गुरु नानक की धरती है, कबीर की धरती है, इतने इतने महान लोग यहाँ पैदा हुए हैं, बुद्ध की धरती है, शांति का संदेश हमने दिया, पंचशील की बात हमने करी, लेकिन कोई असर ही नहीं किसी बात का। और ऐसे पिटने के बाद में ऐसे अपने मिट्टी झाड़ के ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कुछ हो ही नहीं हो, कोई असर नहीं है किसी बात का। और ऐसे लोगों के बारे में बात करके आप क्या करोगे? और अभी भी हैरत की बात है कि इनके समर्थक भी हैं, अभी भी सपोर्टर्स हैं, ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं कुछ।
अब बढ़ रहे हैं, फिर से ये लग रहा 2-4 दिन से ही हो गए। तो इनको कोई ऐसा नहीं है, तो आप पूरा यहाँ इतना संकटपूर्ण स्थिति चल रही है और वहाँ बिहार में गेम चल रहा है। नीतीश को हटा दिया, उसकी औकात बता दी है, ऐसे नीतीश हैं। नीतीश तो एक्चुअली में दिमागी उनका कहाँ काम करता अब कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। अब जैसे वंशवाद का मामला था, आप कहते थे कि कांग्रेस में तो फलाने को चिंता अपने बेटे को आगे ले जाने की, तुम्हें तो चलो उनको है, लेकिन तुम्हें तो नीतीश के बेटे को भी समायोजित करने की चिंता हो रही है। ये तो इतने बेसम सर करें कि तीसरी बार अगर सरकार बन गई ना तो घुसपैठियों को भगा देंगे। मतलब 10 साल में कुछ नहीं किया, तीसरी बार कर देंगे। और धर्मेंद्र जी, इतनी बुरी स्थिति हो रही है कि एक एंकर ने जो इंग्लिश का स्लैंग यूज किया है कि मोदी हैज ओपनड हिज लेग्स। ये तो देश अंग्रेजी समझता नहीं है। जितनी भद्दी गाली उसने दी है हमारे प्रधानमंत्री को, इससे तो भयंकर कुछ हो नहीं सकता। और उसके बाद भी अगर ये अपने आप को इन पर कोई असर नहीं हो रहा तो असर होगा भी नहीं। और इसीलिए मैं मैंने कई बार कहा है, और मैंने क्या कहा, ये तो हमारे यहाँ सदियों से एक वो आ रही थी, जब वो कौन महान लोग थे, कितने विद्वान लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि नंग बड़ा परमेश्वर से। अब हद तो सैकड़ों सदियों पहले जिन लोगों ने ये जुमला इजाद किया वो कितने समझदार रहे होंगे कि नंग बड़ा परमेश्वर से। भाई नंग के आगे तो भगवान की भी नहीं चलती। ये तो नंग हो ली जी, हालत तो ये हो चुकी है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब बात करते हैं कि 140 करोड़ का देश इजराइल के साथ खड़ा है, तब कितने लोगों ने ये कहा सोशल मीडिया पे आके कि उन 140 करोड़ में हम शामिल नहीं है। तो ये सबको पता है वो अमेरिका के एक मतलब मिलिट्री बेस है जी, बस वो। हाँ। और आप ये देखिए कि पूरा दम लगाने के बाद ईरान का एक कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं जी। तो मैं एक किसी विद्वान का आर्टिकल पढ़ रहा था आरएसएस वालों के बारे में। उसने कहा कि ये जो शोषक है ना, जो खून बहा रहा है, जो हिंसा कर रहा है, उसके साथ होते हैं। बोले जब हिटलर यहूदियों को मार रहा था तो ये हिटलर के साथ खड़े थे, और जब यहूदी मार रहे हैं इनको तो ये यहूदियों के साथ खड़े, इजराइल के साथ है। बोले इनके तो इतिहास इस बात का प्रमाण है कि ये जो भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो खून बहा रहा है, जिसके अंदर वायलेंस है, जिसके अंदर नफरत भरी पड़ी है, ये उस व्यक्ति के साथ खड़े होंगे और फिर उसको जस्टिफाई करेंगे। तो मान सम्मान तो इन्होंने देश का कुछ छोड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है सर, ट्रम्प का विरोध करने वाले अमेरिका में बहुत लोग हैं। स्पेन ने कर दिया, वो वहाँ एक सैनिक उठ के खड़ा हो गया जो पूर्व सैनिक था, और वो चिल्लाया वहाँ सेनेट में, और उसका भी हाथ तोड़ दिया उन्होंने, बदतमीजी करी है, दरवाजे में फंसा है ना। तो हमें थोड़ा संतोष का केवल हम ही कर लेते हैं कि यार सारी दुनिया में इस तरह की हवाएं चल रही हैं, एक हमारा ही अकेला थोड़ी है, पागल तो सबके हो रहे हैं आजकल। लेकिन पागलों की जमात में कुछ ऐसे लोग हैं जो छाती सीना तान कर खड़े हुए हैं। जब कर्नल गद्दाफी रहा, सद्दाम हुसैन रहा, और आपकी ये खामेनी रहे, ये लोग गिदड़ की मौत तो नहीं मरे। देखो सर, अब पहले पता है क्या, अमेरिकी साम्राज्यवाद की जब बात होती थी ना तो समझ में नहीं आती थी चीज़ें, लेकिन अब धीरे धीरे पूरी दुनिया को पता लग रहा है कि अमेरिका क्या करता है। मतलब वो अपने तेल की सारी लड़ाई और उसको लेके दुनिया में अस्थिरता मचाए रखता है जी। वो जो पहली जो लहर आई थी कॉलोनियलिज्म की, जब वो उसके पीछे भी आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करना था, और अब भी ट्रंप के नेतृत्व में जो दोबारा से साम्राज्यवादी नीतियां लागू हुई हैं और पूरे दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाह रहा है, उसके पीछे भी और मुझे लग रहा है कब्जे में की बजाय ना जी वो अमेरिका को बर्बादी कर देगा इस हिसाब से। अब कह नहीं सकते वो बर्बाद उसको करेगा या क्या करेगा। अमेरिका में भी एक दौर में बड़े महान लोग हुए हैं, बड़ी अमेरिका का तो अपने आप में एक अलग ही स्थान था कि वो एक नई दुनिया, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे थे। और एक दौर था जब अमेरिका अरबों खरबों डॉलर्स की दुनिया को मदद कर रहा था, चाहे WHO में कर रहा था या ह्यूमन राइट्स कमीशन में कर रहा था, तब उसकी चिंताएं और किस्म की थीं और वो वास्तव में मानवता के लिए खड़ा था। और आज की स्थिति बिल्कुल ही विपरीत है कि वो आदमी इतना संकीर्ण हो गया है कि वो अपने से आगे कुछ सोच ही नहीं रहा। ईरान ने हरपुद से सर केवल चीन के जहाज़ों को गुजरने की अनुमति है। हाँ, तो वो उनके मित्र हैं ना। और दुनिया ये कर रही है, मतलब वो लोग तो बेचारे निराश हो रहे हैं कि ये क्या हो गया हिंदुस्तान, ये कैसा हिंदुस्तान हम देख रहे हैं, है ना। तो और देशों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो दुनिया में 200 के आसपास देश हैं, ये तो 15-20 हमारे साथ तो कोई खड़ा ही नहीं होता, कोई खड़ा नहीं हुआ हमारे साथ। अभी देखो अमेरिका भी हमारे साथ कहाँ खड़ा है, वो तो धमका रहा है हमें, और खड़ा होगा भी नहीं। अब ये देखिए, आप इन लोगों से क्या उम्मीद करोगे जिन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों को भटके हुए नौजवान की संज्ञा दी थी, जो वो अपनी जान दे रहे थे, फांसी के फंदे चूम रहे थे, तब ये कह रहे थे कि ये भटके हुए लोग हैं।
जो अंग्रेजों के साथ खड़ी थी पूरी की जमात। अब इनसे आप क्या उम्मीद करोगे? तो सारी एक होपलेसनेस की स्थिति है और बड़ा मतलब क्षोभ भी होता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन हम सब, मुझे तो लगता है हम सभी कंप्रोमाइज्ड कर दिए गए। पूरा देश ही कंप्रोमाइज्ड हो गया कि आप उनके खिलाफ कुछ बात करोगे तो आपको अंदर किया जाएगा, आपको गिरफ्तार किया जाएगा। पूरी बेशर्मी से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको तोड़ना, डिफेक्शन कराना। सर, हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीट का, जी जी, एक पे बीजेपी का कैंडिडेट जाहिर है, हाँ, दूसरे पे कांग्रेस के चूंकि ज्यादा एमएलए हैं तो करमबीर बोध को उतारा। तो बीजेपी ने उसके सामने एक धन कुबेर को उतारा। सर, धन, आप ये देखिए कि 3 एमएलए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, सावित्री जिंदल, देवेंद्र काद्यान और ये जून बहादुरगढ़ वाले। सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर महिला है, बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, बीजेपी के कैंडिडेट को हरा के आई है। देवेंद्र काद्यान बीजेपी कैंडिडेट को हरा के आया है, ये भी बीजेपी और इनके कैंडिडेट को, और तीनों मिलके अगर अकेली सावित्री जिंदल अगर चाहे कोई कीमत लगाए विधायकों की तो वो पूरे विधान के इनको खरीद सकती हैं। और उनसे झूठ बुलवा रहे हैं सर कि हमारा ये साझा कैंडिडेट है, और बीजेपी का उपाध्यक्ष है वो, उसका बिना रिजाइन किए हुए उसको चुनाव लड़वा रहे हैं, और 3 बेचारी बुजुर्ग महिला से झूठ बुलवा रहे हैं ये स्टेज पे कि हमारा ये साझा कैंडिडेट है और पक्ष और विपक्ष मिलके हमें सपोर्ट करेंगे। और आप देखिए, अब अगर क्या पता करमबीर बोध जीतने के चांसेस हैं अगर ये लोग डूबे नहीं तो, लेकिन अगर मान लो हरियाणा विधानसभा में तोड़फोड़ करके ये दूसरी सीट हासिल भी कर लेते हैं तो बीजेपी के हाथ में क्या हासिल होएगा सर? इन्हें देखिए, बीजेपी कुछ भी कर सकती है, कोई भी हथकंडा अपना सकती है। मैंने कितनी बार ये कहा है कि जो लोग सामद आमदंड भेद से चुनाव जीतने में जिनकी अटूट आस्था है और वो इस पर शर्मिंदा नहीं होते, तो वो सत्ता को बनाए रखने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये लोग, इनका नैतिकता अनैतिकता से कोई लेना देना है नहीं। जैसे नेपोलियन कहता था कि नैतिकता के नियम मेरे लिए नहीं बने, और एक और थिंकर हुए हैं अंग्रेज, वो कहते थे नैतिकता दिमागी कमजोरी है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत ढंग से आत्मसात की हुई हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी मतलब चुनावी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक आदमी विधिवत पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष है, वो निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? और उसको जो सरकार को ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं 3 बंदे, हाँ, वो उनका कैंडिडेट बन रहा है, और 10 प्रस्तावक चाहिए सर, 3 तो वो हो गए, 7 बाकी कौन लोग हैं? और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस समय अपने आप को एक्सपोज कर दिया। राज्यसभा की 5 सीटें हमारे यहाँ हैं, और पहली बार कोई दलित जा रहा है, गणित के हिसाब से उसका चुना जाना तय है। अगर कोई बदमाशी नहीं होती और अनैतिक तरीकों से या धर्म का प्रयोग करके चीज़ें नहीं होती, तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को पूरे देश की सारी बिरादरियों का प्रतिनिधित्व करने की बात करती है, तो क्या उसकी छवि ये नहीं जाएगी कि उसने एक दलित को राज्यसभा में नहीं जाना? और कैसे? वो एंटी दलित है, किन तरीकों से नहीं जा पाएगा? किन तरीकों से नहीं जा पाएगा? लेकिन ये लोग कुछ, इनको कोई लेना देना नहीं, इनको तो जो टेम्परेरी जो इनके सामने दिख रहा है उसको जीतना है। जीतने की इतनी हवस इनके दिमाग में है, और हर बात का लॉजिक ये है कि हम इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस ये कर चुकी है। तो मैं जो कहता रहा हूँ कि कांग्रेस और इनमें कोई लंबा चौड़ा फर्क किसी तरह का है। बुरी स्थिति कभी नहीं आई होगी। ये कांग्रेस को अच्छा कहलवाना इन्होंने शुरू कर दिया। मतलब तेल भी अमेरिका बताएगा कि कहाँ से खरीदना, कितने, ये ऐसी तो सिचुएशन नहीं आई। हिंदुस्तान में एक ऐसी नारी प्रधानमंत्री हुई है जो अमेरिका में जाके अमेरिका में बैठ के जिसने निक्सन की धज्जियां उड़ा दी थी। और हमारा ये 56 इंची जो है, इनके आप कारनामे देख लीजिए। इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा कि मैं शेरनी हूं और मेरी आंखें लाल हो जाएंगी और ये कर दूंगी, उसने तो डायलॉग नहीं बोले। कम से कम राष्ट्र के स्तर पे तो जो हम बात करते हैं सर, देश की गरिमाएं तो नहीं गिरानी चाहिए। बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारा यहाँ सबसे बड़ा संवैधानिक पद राष्ट्रपति का है। मुझे कई बार ये होता है कि क्यों इतनी बेबस है, ऐसा है हमारी राष्ट्रपति। हाँ, कुछ तो इतिहास में नाम बोलना चाहिए भाई। आप केवल कुर्सियों पे बैठने के लिए पैदा हुए हो। राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, अध्यक्ष हमारे सदनों के, तुम क्यों बैठे हो वहाँ? सर, धनखड़ के जाने के बाद जो रही सही आत्मस्वाभिमान था ना लोगों का, वो भी चला गया जी। नहीं, पूरी वही मैं कह रहा हूँ कि सारा मुल्क कंप्रोमाइज्ड है। जो जहाँ भी कुर्सी पे आसीन है वो कंप्रोमाइज्ड है या भयभीत है, किसी तरीके से डरा हुआ है। ये स्थिति देश के लिए कतई भी देश के हित में तो हो ही नहीं सकती।
हालत ये हो जाएगी कि आप जब विदेशों में हमारे बच्चे जाएंगे, हम लोग जाएंगे, लोग हंसा टूरिस्ट करेंगे जाएंगे, इन पे। तो लोग हंसेंगे। लोग हंसेंगे इन पे। है हाँ। अब किस बात की आप वो वहाँ कराओगे मोदी मोदी? नहीं, वो तो करा लेगा जी, ये तो बेशरम है जी। तो जहाँ कराएंगे वहाँ को उस देश के लोग नहीं कहेंगे। नंग बड़ा परमेश्वर से जी। मुझे तो हैरत, मैं कल से मतलब ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ चलो कितनी बुरी भाषा का इस्तेमाल, इतना तो जितना अमेरिकन उस एंकर ने कर दिया है, ओपन हिज लेग्स। हाँ बिल्कुल बोल रहे जी वो, है टीवी कमाल है। मतलब ये छवि रह गई आपकी। ईरान के विदेश मंत्री से भी किसी पूछा भारत, तो वो हंस के चला गया कि भारत का तो क्या जिक्र करना है। तो इन्होंने तो जुलूस निकाल दिया पूरे देश का, और देश का नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उस महान सभ्यता का पूरा जुलूस निकाल के रख दिया जिस पे हम कभी लोग गर्व महसूस करते थे। कहीं का नहीं छोड़ा। और ये प्रक्रिया पता नहीं कब जाके बंद होगी, चूँकि वो तो मौन धारण कर लेंगे, वो तो शांत। और इतने सारे उसमें भी सारी दुनिया इतने क्राइसिस से गुजर रही। मैं धर्मेंद्र जी देख रहा हूँ उनकी ड्रेसेस पे कोई असर नहीं पड़ रहा। वो तो वही साज सज्जा, वही सारे के सारे शौक पूरे हैं, शौक सारे पूरे हो रहे हैं। शौक मतलब किस तरह के मनुष्य हो आप? आज तक दूसरा बार वो ड्रेस पहने हुए देखा दुनिया आप उस आदमी के साथ खड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पे जिसने 180 बच्चों का कत्ल कर दिया है। फ्रेंड है जी, वो तो वही बड़ा भाई है, इनकी छोटा ये भाई है। हमेशा जो शोषक है उसके साथ खड़े हुए हैं। आप कहीं भी विश्व का इतिहास उठा के देख रहे हैं ना, पूरी दुनिया में ये इस धारा के लोग हमेशा उसके साथ हैं जो अत्याचारी है, जुल्मी है। ये मजलूम के साथ खड़े नहीं होते। ये इनके डीएनए में है, जो भारत के डीएनए से कतई अलग है। वैसे तो हम क्या कैसे चलता रहे, ऐसे ही चलता रहे। इस तरह तो हम अमेरिका की कॉलोनी बन जाएंगे जी हम। नहीं, कॉलोनी तो हम बन चुके, बन नहीं जाएंगे। आप ऑलरेडी बन चुके हैं। जब आपकी इच्छा और आपके विवेक से तो कोई काम ही नहीं हो रहे, फैसले तो कहीं और लिए जाते हैं। आपके विदेश मंत्री इतनी बकवास सुन रहा है उस अमेरिकन विदेश मंत्री की, वो अब बता रहा है कि भविष्य में हम किस तरह की दुनिया बनाएंगे, हम साम्राज्यवाद को लाएंगे, कॉलोनीज बनाएंगे। कॉलोनी तो बन चुकी। हाँ, लेकिन यह है कि गुलामी के तौर तरीके बदले जाते हैं। पर दुनिया के हर मुल्क में सर ऐसे लोग हैं अब जो गलत अरे चीजों का आपसे विरोध ज्यादा हिम्मत तो पाकिस्तान ने दिखा दी। इजराइल के अंदर में बहुत विरोध हो रहा है सर युद्ध और का। अच्छा, अब ठीक है, जब आपने कहा कि आपके विदेश सचिव गए ईरानी दूतावास में और वो रजिस्टर में लिख के आए डूब मरो, ये भी करने की क्या जरूरत थी? हाँ, वो कंडोलेंस पे साइन करके आए। कंडोलेंस पे साइन करके आए। तो कुछ कोई आधार नहीं इन लोगों का। और अभी मुझे लगता है कि ये तो आप बार बार हमारे देश को पूरे अपमानित होने के लिए तैयार होना चाहिए। अभी तो ट्रेलर है जी है हाँ। और जितने ये विवेकहीन अंधभक्त हैं, जिनमें दिमाग नाम की कोई चीज न थी, न है, न भविष्य में भी नहीं होगी, 85 करोड़ लोग हैं वो सर। आज भी गुणगान में लगे हुए 85 करोड़ लोग हैं सर। कब आँख एक खुलेगी? मुट्ठी अनाज में जिंदा हैं जी। है हाँ। तो वो कई बार हमारे बुजुर्ग कह देते थे कि इससे अच्छे तो यार अंग्रेज थे जिन्होंने अंग्रेजों का राज देखा है। और हमें शर्म आती थी, हम गुस्सा भी होते थे, क्या बात कर रहे हैं, है ना? तो उनका भी कोई मॉरल स्टैंड होता था, इनका कोई मॉरल स्टैंड नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी आप। दोस्तों, अगर मैं सीधे सीधे भाषा में बात कहूँ तो अमेरिका ने मोदी जी का जुलूस निकाल दिया है, और ये कब तक निकलेगा और कितना और निकलेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन एक भारत की जो गरिमा को जो ठेस पहुंचाई है वो उसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती है। और अगर 15 दिन तक ईरान इस युद्ध में टिका रहता है तो ये जो अमेरिका है इसके साथ साथ पता नहीं क्या क्या लोग डूबेंगे और कितना डूबेंगे, ये तो इतिहास ही देखेगा। बहुत धैर्य रखने का समय है, और जिन लोगों को हमने सत्ता सौंपी है वो लोग कैसे हैं, उनके चरित्र चेहरे सब सामने आ रहे हैं। हर देश के कालखंड में ऐसे वक्त आते हैं जब ऐसे लोग सत्ता संभालते हैं जो उस देश की गरिमा को डुबोते हैं, लेकिन अंततः देश जीतता है, ऐसा हम सब का भरोसा है। उस भरोसे को कायम रखें, युद्धों का विरोध करते रहें और दुनिया में अमन और शांति के लिए काम करें। ये फेज़ होते हैं, ये आते हैं और चले जाते हैं। मोदी जी का जिस तरीके से उद्भव हुआ था 56 इंच का, वो धीरे धीरे करके खुद ही उसमें समा जाएंगे, और उम्मीद है एक दिन भारत में अच्छे लोग शासन करेंगे
जो महंगाई, बेरोजगारी, आम आदमी के कल्याण के लिए काम करेंगे, इन आधारभूत ढांचों पे काम करेंगे। जुड़े रहिए दोस्तों, बच्चों को साइंस पढ़ाइए, साइंटिफिक टेम्परामेंट बुलंद करिए, इससे ही देश आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।